गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा भड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है जीवाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि बैक्टीरिया की संरचना बनाइए या उस संरचना को समझाइए या बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है उससे चित्र द्वारा समझाइए। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। चूंकि मैं आज कॉमन वीडियो बना रही हूँ, कॉमन वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें आपको, चूंकि बैक्टीरिया की संरचना है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, तो वो कॉमन ही होती है। कॉमन इसलिए होती है क्योंकि उसमें नाम सारे इंग्लिश में ही आपको लर्न करने होते हैं। तो जो बैक्टीरिया की, एक सामान्य बैक्टीरिया की अगर हम संरचना देखें माइक्रोस्कोपिक, चूंकि हम इसको सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो जब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो हमको इसके विभिन्न भाग दिखाई देते हैं। बाहर से अंदर की ओर हम इसके भागों का अध्ययन करते हैं। सबसे बाहर जब हम इसको देखते हैं तो सबसे बाहर एक कैप्सूल की स्तर दिखती है। ये कैप्सूल की जो स्तर होती है, अगर देखा जाए तो ये नाइट्रोजनी पदार्थों की भी बनी होती है। अगर ये नाइट्रोजनी पदार्थों की बनी होती है तो इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। अगर ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है तो इसको बोला जाता है कैप्सूल। इस कैप्सूल का क्या काम होता है? क्योंकि जो कैप्सूल होता है वो बैक्टीरिया को एक तो प्रोटेक्ट करता है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इसका फॉर्मेशन होता है जब अंदर की कोशिकाएं विभाजित होती हैं। जब सेल वॉल की कोशिकाएं विभाजित होती है तो विभाजित होकर जब ये बाहर की ओर आती है तो बाहर की ओर ये क्या करती है? आवरण बना लेती है, जिसको बोला जाता है कैप्सूल। कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बाहरी आवरण बनाता है। इसी कैप्सूल में आपको दिख रहे होंगे कि छोटे छोटे धागों के समान संरचनाएं दिखी रहती है इस तरह से। इनको बोला जाता है फ्लैजिला। ये पार्ट हो गया, ये होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला का क्या काम होता है? फ्लैजिला की मैंने संरचना बता दी थी कि फ्लैजिला की जो संरचना होती है वो अंदर धसी हुई अवस्था में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और बाहर वो तंतु रूप में निकला होता है। उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि जो जीवाणु होता है उसको गति प्रदान करना या बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रदान करना। मोटिलिटी जो होती है बैक्टीरिया की या चलने की जो शक्ति होती है वो किस पर निर्भर करती है? फ्लैजिला पर। कैप्सूल के बाद वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है जनरली इसमें वो भी पॉलीसेकेराइड की ही बनी होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर प्लांट होता है तो प्लांट में अलग सब्सटेंस की बनी होती है, जैसे सेल्यूलोज उसमें मेन सब्सटेंस होता है ना, या सेल्यूलोज की वो बनी होती है। पर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में ये अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल जो होती है एक तरह से देखा जाए तो ये आवरण का भी काम करती है बैक्टीरिया के लिए। आवरण के साथ साथ उसको सुरक्षा भी प्रदान करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है और साथ ही साथ उसके संरचना के निर्माण में भी काम करती है, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर भी बनाती है। उसको आसपास से एक तो प्रोटेक्ट करेगी, आसपास से उसका एक कवर बना देगी, ताकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी एटमॉस्फेयर में वो रहे तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर सेल वॉल का यही काम होता है। चूंकि इसमें 3 लेयर होती है, आउटर मैंने बता दी, बाहर लेयर जो होती है वो कैप्सूल और स्लाइम लेयर की होती है, सेकेंड लेयर सेल वॉल की होती है और थर्ड लेयर जो होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर बात आई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर अगर आपने कभी देखी हो 10th में या 9th में कभी देखी हो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है जनरली बनी होती है लिपोप्रोटीन की। अब लिपोप्रोटीन क्या होता है? लिपोप्रोटीन का मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर बनी होती है और ये एक चैनल का काम करती है। चैनल का काम क्यों करती है? मान लीजिए बैक्टीरिया को कोई चीज रिक्वायर्ड है तो वो किसके थ्रू अंदर आएगा? वो आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो अंदर नहीं आ सकता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब सिलेक्टेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल होते हैं या जो आवश्यक चीज़ें होती हैं बैक्टीरिया के लिए, वो उन्हीं को अंदर आने देती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर किससे मिलकर बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें ये मैं शॉर्ट में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे ही आपको लिखना है ये चीज़ें और आपको याद भी हो जाए। ये वाली जो लेयर होती है, आपको ये वाली लेयर दिख रही होगी, इस लेयर में आपको ये वाली स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसको बोलते हैं मीजोसोम। क्योंकि मीजोसोम का बैक्टीरिया में कोई स्पेशल काम नहीं होता है। अगर हम देखें तो अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें मीजोसोम्स का वर्क होता है, बट इनमें नहीं होता है। इनमें कोई अभी तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई है जिससे पता चले कि बैक्टीरिया में मीजोसोम का क्या वर्क है। क्योंकि इसका अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में देखें तो इसका काम होता है सिक्रीशन करना।
अंदर की चीज़ों को क्या कर देना, बाहर कर देना। अब ये किससे बनी होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक भाग होती है। आपको दिख रही होगी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, तो ये किसका भाग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक भाग होती है, पर इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। तो ये जुड़ी हुई पूरी किससे होती है, जो आउटर कवरिंग होती है उससे। तो अगर हम बैक्टीरिया की बाहरी सतह को देखें तो बाहरी सतह में हमको अलग अलग संरचनाएं दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल या स्लाइम लेयर, दूसरी है सेल वॉल और थर्ड आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, अंदर से बाहर पदार्थों को स्त्रावित करने का भी कार्य करती है और बाहर से अंदर किसी पदार्थ को लेने का काम करती है। जब भी इनको जरूरत होती है तो ये पदार्थों का आदान प्रदान किसके रूप में करती है, मॉलिक्यूल्स के या कणों के रूप में या अणुओं के रूप में करती है। फिर आता है, हम मध्य वाले भाग की बात कर रहे हैं। जो मध्य वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है एक लिक्विड संरचना होती है, सघन संरचना होती है, जिसमें और भी अधिक संरचनाएं हमको दिखाई देती है। इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें हमको दिखाई दे रही है, जब हम किसी बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म अगर हम देखते हैं तो उसमें बीच में आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्यों बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली युक्त न्यूक्लियस नहीं होता है। उसमें क्या होता है, बिना केंद्रक झिल्ली युक्त उसमें पदार्थ पाए जाते हैं, होते इसमें भी हैं आनुवंशिक पदार्थ, इसमें भी पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए। पर डीएनए और आरएनए किसके रूप में पाए जाते हैं, टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं, छोटे छोटे प्लाज्मिड के रूप में होते हैं। डीएनए के छोटे टुकड़ों को हम बोलते हैं प्लाज्मिड, तो इसमें जो होते हैं वो प्लाज्मिड के रूप में ही होते हैं। तो इसमें अगर हम इसका साइटोप्लाज्म की संरचना देखें तो साइटोप्लाज्म में हमको बहुत सारी चीजें मिलती है। पहली चीज तो साइटोप्लाज्म होता क्या है, किसी भी कोशिका में, चूंकि जीवाणु भी क्या है, कोशिका है, तो किसी भी कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म में शरीर निर्माण के लिए या आवश्यक चीजें जितनी भी होती है, जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं वो सब उपस्थित होते हैं। अब उनमें कौन कौन से हो गए, जैसे अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैटी एसिड है, वाटर है, ये सब चीज़ें जो लाइफ के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो सब कहाँ उपस्थित होती है, ये सभी उपस्थित होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये तो हो गया एक साइटोप्लाज्म किन चीज़ों से मिलकर बना है वो चीज़ हो गई, पर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी संरचनाएं भी होती है। अब वो संरचना में मैंने आपको एक तो बता दिया न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि इसमें स्पेशली अगर देखा जाए तो इसमें केंद्रक नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। इसमें राइबोसोम भी उपस्थित होता है, इसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है। 70S मतलब कि जो दो सब यूनिट में बढ़ जाए, 50S और 30S सब यूनिट में। तो दो तरह से अगर देखा जाए तो राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोम के अलावा इसमें डीएनए जो होता है वो सेगमेंट के रूप में होता है, आरएनए भी इसमें प्रेजेंट होता है, पर किसके फॉर्म में होता है, सेगमेंट के रूप में या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है, जो आपको दिख रहा होगा। इसमें ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, इसमें जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन का काम होता है कि जब भी इसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है तो फूड जो होता है इसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। जैसे हमारे शरीर में फूड किसके फॉर्म में स्टोर्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, फैटी एसिड के फॉर्म में स्टोर्ड होता है ना, उसके रूप में रहता है। वैसे ही अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया के अंदर जो फूड होता है या जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड होते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो इसमें बहुत सारी संरचना होती है। राइबोसोम मैंने आपको बता दिया है। अब राइबोसोम क्या होता है, आपने कभी अगर प्लांट कोशिका या एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में अगर डिफरेंस पढ़ा है तो उसमें आता है कि राइबोसोम किसमें प्रेजेंट होता है और किसमें नहीं होता है। राइबोसोम को जनरली हमारे अंदर जो कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। क्यों बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि आवश्यक प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम ही करता है, राइबोसोम के अलावा और कोई नहीं करता है। तो ये राइबोसोम क्या काम करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी ये क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण ही करेंगे। तो जब इनको प्रोटीन का निर्माण करना होता है तो ये अगर ये बिखरी हुई अवस्था में मान लीजिए ये अलग अलग राइबोसोम है, तो ये क्या होते हैं, एक साथ एक रिंग में अरेंज हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। जब इनको प्रोटीन बनाना होता है तो ये एक साथ जुड़ जाएंगे। तो जब ये एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसको बोला जाता है पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। जब ये राइबोसोम एक साथ जुड़ेंगे तो इनको क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम्स बोला जाता है। तो इस तरह से इसमें डीएनए, इस तरह से बैक्टीरिया में बहुत सारी संरचनाएं होती है। इसमें एक और संरचना होती है जिसका नाम लिया है मैंने प्लाज्मिड।
अब प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड जो होते हैं, अगर हम बैक्टीरिया में देखें तो लगभग 3 तरह के प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड मतलब डीएनए के छोटे छोटे खंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ आगे आएगी जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बैक्टीरिया में, तो यही चीज़ यूज होगी। इसमें अगर हम देखें तो 3 तरह के फैक्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एफ फैक्टर, आर फैक्टर और कोल फैक्टर। अगर आपने ये भी लिखे हैं तो बहुत काम की चीज़ है ये। एफ फैक्टर मतलब क्या होता है? एफ फैक्टर का मतलब होता है फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी मतलब कि जो जनन का काम करता है। जिन बैक्टीरिया में, ऐसा नहीं कि सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो, है ना, जिन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं उनको एफ प्लस बोलेंगे। जैसे जिनमें ये प्रेजेंट होता है उनको बोलेंगे एफ प्लस। और जो बैक्टीरिया में फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता है उसको हम बोलेंगे एफ माइनस। मतलब कि इसको बोलते हैं हम जनन कारक या लिंग कारक, है ना। तो लिंग कारक इनको बोला जाता है, जिनमें ये उपस्थित होंगे उनको एफ प्लस बोलेंगे और जिनमें नहीं होगा उसको एफ माइनस बोला जाता है। फिर उसके बाद जो होता है सेकंड आता है प्रतिरोधी कारक या आर फैक्टर या रेजिस्टेंस फैक्टर। रेजिस्टेंस फैक्टर का क्या काम होता है? ये प्रतिरोधी कारक होते हैं जो कि उनका काम होता है बैक्टीरिया की सुरक्षा करना। ये कारक क्या करते हैं? बैक्टीरिया की बाहरी वातावरण से हमेशा सुरक्षा करते हैं। और थर्ड आता है कोल फैक्टर। कोल फैक्टर मतलब कोल्चिसिन फैक्टर हम बोलते हैं। कोल्चिसिन का क्या काम होता है? कोल्चिसिन का काम होता है कि प्रतिजैविक बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि आप लोगों को अगर पता हो या फिर आपको 12th के आगे ये चैप्टर आएंगे सूक्ष्म जीव वाले, तो जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का यूज आज के समय में एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो किसके थ्रू बनाई जाती है? इसमें जो फैक्टर्स होते हैं उसके थ्रू ही बनाई जाती है, जिसको कोल्सिनोजन फैक्टर कहते हैं, कैल्सिनोजन फैक्टर कहा जाता है। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि प्रतिजैविकों के प्रति ये एक तरह से रेजिस्टेंस देते हैं। मतलब कि अगर हम देखें तो इनसे हम प्रतिजैविक बनाई जा सकती है। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में होता है P322 करके एक फैक्टर होता है जिसका काम होता है, जिसका यूज किया जाता है, उसको फैक्टर बोलते हैं हम, है ना। उस फैक्टर का यूज किया जा सकता है सूक्ष्म जीव प्रवर्धन के लिए, उसका यूज किया जाता है, रिकॉम्बिनेशन में उसका यूज होता है, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे एंटीबायोटिक बनाने के लिए उसका यूज हो सकता है। तो ऐसे अगर हम देखें तो इतने सारे इसमें फैक्टर उपस्थित होते हैं। तो एक कॉमन अगर बैक्टीरिया की हम संरचना, चूंकि ये कॉमन स्ट्रक्चर है जिसमें हमको सारी चीजें दिख जाती है, तो जब हम इसकी संरचना देखते हैं तो बाहर से तीन स्तर हमको दिखती है, कैप्सूल, स्लाइम लेयर के स्तर, दूसरी जो स्तर होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं, और थर्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अंदर इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं? साइटोप्लाज्म में सभी प्रकार के खनिज तत्व, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, ये सब चीजें उसमें उपस्थित रहेंगी। जो भी आवश्यक पदार्थ है, चाहे वो जल हो, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो, सारी चीजें जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बैक्टीरिया के लिए, वो सब चीजें उसमें उपलब्ध होगी क्योंकि वो जीवन कारक होता है ना। और इसी साइटोप्लाज्म से ही किसका निर्माण होता है? 3 स्तरों का निर्माण होता है। ये अपने आप नहीं बनती है। जब बैक्टीरिया के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस समय जो ये साइटोप्लाज्म है यही विभाजित होकर किसका निर्माण करता है? तीनों स्तरों का निर्माण करता है। अब जब हम इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो साइटोप्लाज्म की आंतरिक संरचना में हमको क्या दिखता है? तो न्यूक्लियोइड दिखता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? चूंकि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, झिल्ली युक्त केंद्रक इसमें नहीं पाए जाते हैं, ना ही इसमें गोल्गी बॉडी होती है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही और कोई जो यूकैरियोटिक जीवों में जो चीजें होती है वो प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होती है ना। तो कोई विकसित सुविकसित अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें न्यूक्लियोइड होता है, जो डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, इसमें आरएनए के सेगमेंट्स भी पाए जाते हैं। मीजोसोम्स होते हैं जिसका कोई विशेष कार्य बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है, तो दूसरे जीवों में इसका काम होता है सिक्रीशन करना, स्त्रावण करना। अंदर के जो पदार्थ है, जो विषैले पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर करने का ये काम करते हैं। उसके अलावा क्या होता है? इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम का क्या काम होता है? राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री होता है, मतलब प्रोटीन निर्माण में ये सहायक होता है। जब भी बैक्टीरिया को विभाजित होना होता है कि 1 से 2 बैक्टीरिया बनने होते हैं तो उनको प्रोटीन चाहिए होता है,
तो उस समय जो राइबोसोम है इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। और पॉलीराइबोसोम से क्या होता है, उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फिर आता है ग्लाइकोजन। जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया में फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड होता है। जब भी उनको जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन उनको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, इसके अलावा इसमें फैक्टर्स होते हैं, 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से ऑलरेडी मैं बता दिया है। पहला फैक्टर कौन सा होता है, एफ फैक्टर होता है, आर फैक्टर होता है, सी कॉल फैक्टर होता है। एफ फैक्टर फर्टिलिटी फैक्टर है, और आर फैक्टर रेजिस्टेंस फैक्टर है, और कॉल फैक्टर कोल्चिसिन फैक्टर होते हैं, जिनके अपने विशेष कार्य होते हैं। तो ये डायलॉग जो था ये बैक्टीरिया का था, जो मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। आउटर साइड पर फ्लैजिला भी होते हैं, फ्लैजिला की संरचना हमने पढ़ ली है। फ्लैजिला जो होते हैं धागे के समान संरचना होती है, और ये इनको क्या करते हैं, शरीर को गति प्रदान करने में या मूवमेंट में इनको हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये पूरी कंप्लीट संरचना है। एक चीज और इसमें रह गई है, वो ये है कि ये जो दो स्तर आपको दिख रही है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में भी स्पेस होता है। ये दोनों जो होती है, जहाँ पर ये जॉइंट होती है, जैसे मान लीजिए 2 उंगलियां ये जॉइंट है, और इसके बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस के बीच में भी एक लिक्विड भरा होता है, जिसको बोला जाता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, है ना। जगह का नाम पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, पर उसमें जो भरा होता है उसको बोला जाता है पेरिप्लाज्म। पेरिप्लाज्म एक लिक्विड होता है जो जैसे मान लीजिए हम बलून में अगर पानी भरते तो भी बलून कैसा हिलता रहता है, सेम वैसे तो इसकी बॉडी को एक तरह से मूव करने में और शरीर के अंदर जो अंग होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने में ये मदद करता है। तो ये कंप्लीट संरचना है बैक्टीरिया की।